गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। फिर से अपने आप सेहत का ध्यान रखिए और अपने परिवारजन को भी स्वच्छता और सेहत का ध्यान रखने के लिए कहिए। ठीक है। तो आज से हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है पढ़ाई। आज हम लोग शुरू किए थे रोजगार का सिद्धांत ना। आय एवं रोजगार का सिद्धांत हम लोग जब क्लास चल रहा था तो शुरू किए थे आय एवं रोजगार का सिद्धांत। रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग को केन्स का रोजगार सिद्धांत पढ़ना था। ठीक है। केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब केन्स ने किस प्रकार से इस सिद्धांत की व्याख्या की है उसके विषय में मैं बताऊंगी आपको। इसमें केन्स ने रोजगार को प्रमुख बताया है और रोजगार किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है उसके विषय में इन्होंने बताया है। मतलब कि देखिए, कुल रोजगार या पूर्ण रोजगार की स्थिति कब होगी? जब हमारी उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होगी, ठीक ना, उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो लोगों को रोजगार के अवसर अधिक मिलेंगे ना, लोगों की इनकम अधिक होगी, फिर उपभोग अधिक होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे पूर्ण रोजगार की स्थिति आएगी। तो इसी के विषय में केन्स ने ये सिद्धांत की व्याख्या की है, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहले देखिए रोजगार जो है किन चीज़ों से प्रभावित होता है? प्रभावपूर्ण मांग से। ठीक है। सबसे पहले रोजगार को केन्स ने कहा है कि रोजगार जो है समग्र मांग और समग्र पूर्ति, समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर आधारित होता है। मतलब कि टोटल जो डिमांड होती है, समग्र मीन सामूहिक, जैसे कि पूरे देश के व्यक्तियों के द्वारा जो डिमांड की जा रही है वो, और उसके हिसाब से कितनी पूर्ति हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर ये आधारित होती है। क्या होता है? रोजगार आधारित होता है, क्योंकि जितनी अधिक मांग बढ़ेगी उतनी अधिक सप्लाई होगी और सप्लाई के लिए उतने अधिक लोग चाहिए काम करने के लिए, तो रोजगार में भी वृद्धि होती है। इसी तरह से प्रभावपूर्ण मांग जो है, इफेक्टिव डिमांड जो है, वो प्रभावित होती है कुल उत्पादन से, ठीक ना, कुल आय से, और फिर तब होता है कुल रोजगार। उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, और इस तरह से हमारा रोजगार का स्तर जो है उसमें भी वृद्धि होती है। फिर अब ये प्रभावी मांग जो है, इफेक्टिव डिमांड, वो किस पे आधारित होता है? ये आधारित होता है कुल मांग फलन पे, ठीक है, टोटल डिमांड फंक्शन पे, और कुल पूर्ति फलन पे, टोटल सप्लाई फंक्शन या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन पे। ठीक, यानी कि प्रभावी मांग किस चीज से प्रभावित होता है? कुल मांग फलन से और कुल पूर्ति फलन से, इन दो चीजों से। सबसे पहले हमको देखना है रोजगार किससे प्रभावित होता है? समग्र मांग से और समग्र पूर्ति से। ठीक है। समग्र मांग यानी प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग हमारा प्रभावित होता है कुल उत्पादन से, कुल आय, और फिर होता है कुल रोजगार, टोटल एम्प्लॉयमेंट। और कुल मांग, प्रभावी मांग को प्रभावित करता है कुल मांग फलन, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और कुल पूर्ति फलन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, प्रभावी मांग प्रभावित होता है कुल मांग फलन से और कुल पूर्ति फलन से, यानी जितनी मांग हो रही है उतनी कितना होना, सप्लाई भी होना है उस फंक्शन से, उस पर निर्भर करती है प्रभावी मांग। दूसरा है, देखिए, मांग फलन। ये कुल मांग फलन प्रभावित होता है उपभोग व्यय से, यानी कि हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक ना। और निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सरकारी व्यय, गवर्नमेंट के द्वारा जो
व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, वो इन तीनों चीज़ों से प्रभावित होता है कुल मांग फलन। कुल मांग फलन यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन प्रभावित होता है कुल उपभोग व्यय से, निवेश व्यय से, इन्वेस्टमेंट और सरकारी व्यय। जबकि किन्स ने सरकारी व्यय को उतना महत्व नहीं दिया है, ठीक ना, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं उपभोग व्यय पे और निवेश व्यय पे। अब देखिए यहाँ उपभोग व्यय हो गया, यानी कि व्यय में आपका उपभोग व्यय और निवेश व्यय, सरकारी व्यय तीनों, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल एक्सपेंड किया गया, ये निर्भर करता है आय का आकार, यानी कि आय कितनी मात्रा में है, कितनी ज़्यादा है, उस पर निर्भर करेगा, और उपभोग की प्रवृत्ति पर, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर या टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन, उस पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर व्यय करता है, वह निर्भर करता है आय के आकार पे और उपभोग प्रवृत्ति पे। जितनी अधिक आय होगी उतना अधिक उपभोग होगा और उतना अधिक हम व्यय करेंगे, ठीक है। उपभोग को बढ़ाने के लिए यानी डिमांड को बढ़ाने के लिए सप्लाई किया जाएगा, तो सप्लाई करने के लिए हमको क्या करना है? प्रोडक्शन में व्यय करना है, इन्वेस्ट करना है। जितना अधिक इन्वेस्ट करेंगे उतना अधिक प्रोडक्शन होगा और उतना अधिक जो है हम लोगों की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ये हो गया। और देखिए निवेश व्यय, निवेश व्यय निर्भर करता है पूंजी की सीमांत दक्षता पे और ब्याज की दर पे, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दो चीज़ों पे। जैसे उपभोग व्यय निर्भर करता है आय का आकार पे और उपभोग की प्रवृत्ति पे, यानी जो हम व्यय करते हैं उपभोग पे, ठीक है। जब हमारी आय अधिक होगी, यदि उपभोग की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, हम खर्च, हमारे पास यदि इनकम है, हम खर्च करना चाहते हैं, खर्च करने की हमारी प्रवृत्ति है, हम अच्छी अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? जब हमारी आय में वृद्धि होगी तो हम खर्च अधिक करेंगे, ठीक है। इसलिए कुल व्यय निर्भर करता है आय का आकार पे और हमारी उपभोग की प्रवृत्ति कैसी हम बचत करने वाले हैं या खर्च करने वाले। खर्च करने वाले रहेंगे तो हमारी व्यय अधिक होगी और बचत करने वाले होंगे तो हम सेविंग अधिक करेंगे और उपभोग पर खर्च कम करेंगे, ठीक। इसी तरह से निवेश व्यय है। निवेश मतलब हम कहाँ निवेश करेंगे? किन्स ने कहा है कि हम कहाँ निवेश करेंगे, क्यों निवेश करेंगे, हम पैसा क्यों लगाएंगे। तो पूंजी की जब सीमांत दक्षता अधिक होगी तो हम निवेश ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और ब्याज की दर भी यदि अधिक होगी तो हम बैंकों में सेविंग अधिक करेंगे ना। जब हमको रेट इंटरेस्ट अधिक मिलेगा तो हम उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? बैंकों में रखेंगे पैसा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पर ये निर्भर करता है। इसी तरह से कुछ पॉइंट और है, जैसे पूंजी ब्याज की दर दो बात पे निर्भर करेगी, दो बातों पे, यानी कि तरलता पसंदगी पर और द्रव्य की पूर्ति। तरलता पसंदगी मतलब कि हम कितना अपने पास रखना चाहते हैं पैसा। ब्याज की दर दो बात पे निर्भर करेगी। ब्याज की दर जो है, यहाँ ब्याज की दर है, ये दो बात पे निर्भर करती है। तरलता पसंदगी और द्रव्य की पूर्ति, ठीक। तरलता पसंदगी पर और द्रव्य की पूर्ति पर।